नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल में आपका स्वागत है। आज बात हम करेंगे गैस चेंबर बनती जा रही राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, केवल दिल्ली की नहीं, दिल्ली एनसीआर की भी। जहरीली होती हवा की बात करेंगे, पॉल्यूशन पर हो रही पॉलिटिक्स की और राम भरोसे छोड़ दी गई दिल्ली की। वही प्रदूषण को लेकर दिल्ली के जो हालात हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। हवा सांस लेने लायक नहीं। सरकारी इंतजामों की पोल खुल रही है। किस सरकार की, इस पर भी बहस हो जाती है। सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हुई है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगानी पड़ी है। लेकिन राजनीति उसी तरह हो रही है जैसे पहले होती थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि दिल्ली के इस हाल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कब दिल्ली वाले चैन से स्वच्छ हवा ले सकेंगे? इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और हम चर्चा के दौरान ये भी बताएंगे आपको कि पिछले कुछ दिनों से जो हालात हैं, वो हालात इतने बदतर होते क्यों चले जा रहे हैं। दिल्ली में क्यों घना धुंधलका दिखाई पड़ता है। ऐसा 15-20 साल पहले तो नहीं होता था, लेकिन दिल्ली के AQI स्तर को देख लीजिए। विवेक विहार भी 500, करीब सभी 500 के नज़दीक इस वक्त जाते दिख रहे हैं। CPCB का सोर्स ये आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं, हम किसी थर्ड पार्टी ऐप की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी CPCB की बात कर रहे हैं और उसके आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अगर आप दर्शकों को ये समझना है कि 500 का मतलब क्या होता है, तो हम आपको ये समझा देते हैं कि कितने से कितने तक में क्या स्थिति होती है। 0 से 50 तक का अगर आंकड़ा होता है तो कहा जाता है कि आप बहुत बेहतरीन हवा में सांस ले रहे हैं। 50 से 100 तक जब जाता है तो संतोषप्रद कही जा सकती है वो, लेकिन बेहतरीन नहीं कही जाती। 100 से 200 के बीच में मध्यम कहा जाता है और 200 के ऊपर जो स्थिति हम झेल रहे हैं वो गंभीर, अति गंभीर, खतरनाक और इस तरह की श्रेणी में आ जाती है। अगर हम 500 दिल्ली में टच कर रहे हैं तो क्या 500 में जीने लायक हमारी किस्मत बना दी गई है? दिल्ली में रहने वाले लोगों को क्या अब मजबूर होकर इसी हवा में सांस लेनी पड़ेगी? और क्या इसके लिए, इस हालात के लिए जो पिछले अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, 5 साल पहले की तस्वीरें अगर वो हासिल कर सके और वर्तमान की तस्वीरें हासिल कर सके तो कोई इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि 5 साल पहले की तस्वीरें आज की तस्वीरें नहीं हैं। यानी हम एक लंबे समय से एक जैसे हालात देख रहे हैं। दिल्ली की तो बात करेंगे, चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि देश की राजधानी है और दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व दिल्ली के नाम से ही होता है। लेकिन दिल्ली से सटा इलाका उत्तर प्रदेश का नोएडा किस हालात में है, महेंद्र माही की पहले रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा की जो हवा है लगातार खराब श्रेणी में जा रही है और बढ़ते पॉल्यूशन के कारण DM मनीष कुमार वर्मा ने तमाम स्कूलों की छुट्टी 23 तारीख तक कर दी है। ऐसे में देखा जाए कि नोएडा की जो हवा है लगातार खराब होती जा रही है। नोएडा का सेक्टर 62 का इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित देखा गया। वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 490 दर्ज किया गया और अन्य इलाकों की बात करें तो हर जगह 400 का आंकड़ा पार किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश करें कि चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो हवा है बेहद जहरीली हो चुकी है। पीछे मेरे मौसम आपको साफ ज़रूर नज़र आएगा, मगर इस साफ मौसम के पीछे भी आपको कहीं जहरीली हवा आप इनहेल कर रहे हैं जो आपको बीमार कर सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त खासतौर आप चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं और अपने जितने भी काम हैं वो दोपहर में ज़रूर निपटा लें। नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा के हालात आप देख रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली NCR का जो पूरा इलाका है किस जहर में सांस ले रहा है, किस हालात में आ चुका है, यहां पर रहने वाली जनता की क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट देखते हैं। हवा में जहर है, सांस लेना मुश्किल है। AQI का लेवल खतरे की घंटी बजा रहा है। सांसों पर आपातकाल जैसे हालात हैं। ये हाल किसी और शहर का नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का है। राजधानी गैस चैम्बर बनती जा रही है। हालात ये हैं कि दिल्ली NCR के कई हिस्सों में AQI का लेवल 450 के पार पहुंच गया है। हकीकत ये है कि दिल्ली की जनता इस जहरीली हवा में ही जीने को मजबूर है और सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्मॉग टावर्स को लगाया गया, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के स्मॉग टावर्स हैं वो बंद पड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कैनॉट प्लेस के पास में जो स्मॉग टावर है, इसे 2021 में अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन करके इंस्टॉल किया था, लगाया गया था। लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं कि 23 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल 2024 में किस तरीके से बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई गार्ड, कोई भी मौजूद नहीं है और लगातार जो स्क्रीन है ये ऑफ है, पंखे यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। हालांकि ये दावे किए गए थे कि 1000 क्यूबिक मीटर की जो हवा है वो ये स्मॉग टावर साफ कर सकता है और दिल्ली की जनता को साफ हवा दे सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति लगातार खराब हो रही है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली वालों को समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये स्मॉग टावर जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है एक साफ हवा पहुँचाने की दिल्ली वासियों को, ये बंद पड़ी है। तो इसमें जवाब जो है वो दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि अगर उनका कहना है कि ग्राउंड पर काम हो रहा है प्रदूषण से निजात पाने के लिए, तो ये जो एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 23 करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार ने लगाया वो फिलहाल बंद क्यों पड़ा है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में 1000 क्यूबिक मीटर, और 1000 क्यूबिक मीटर हम अपने दर्शकों के लिए भी बता दें कि कम नहीं होता है। इससे अगर ये स्मॉग टावर चलता तो इससे बहुत जो आसपास का इलाका है वहाँ पर साफ हवा पहुँचाई जा सकती थी। लेकिन फिलहाल अब ये बंद पड़ा है, लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, 500 पार AQI दर्ज किया जा रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो लगाया गया, जो 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, इसका जवाब दिल्ली की सरकार को ज़रूर देना चाहिए। और क्या कुछ ग्राउंड पर जो काम है वो दिल्ली सरकार कर रही है उसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसे कहा जा सकता है ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो फिलहाल बंद पड़ा है। जनता का दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली की सीएम पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इनहेलर की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा, यूपी को लेकर हमलावर है, लेकिन पंजाब को लेकर खामोश है। तो वहीं बीजेपी के नेता मास्क बांट रहे हैं, वोट मजबूत करने में जुटे हैं। प्रदूषण पर कोहराम मचा है, लेकिन सियासी दल हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत करने में जुटे हैं। दिल्ली का सोर्स तो 30% है, 70% दिल्ली के चारों तरफ से पोल्यूशन आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सो रही हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को, हरियाणा की भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को, राजस्थान की भाजपा सरकार को पहल लेने की जरूरत है। दिल्ली सरकार अपने हिस्से के काम को जिम्मेदारी से निभा रही है और जो जरूरी कदम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आगे भी जो जरूरी कदम है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी जो उत्तर भारत में एक स्मॉग की चादर जो छाई हुई है उसे तोड़ना सबसे जरूरी है। तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूं कि भैया बहुत खतरनाक पोजीशन है, इस समय अपने को मास्क से बचा लो। कुछ लोगों को मैं बांट देता हूं, कुछ लोग खरीद लो, बट मास्क बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस समय दिल्ली में जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है वो 200 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा है, अपने सांसों के अंदर ले जा रहा है। तो उनको हम इतना ही कह सकते हैं कि भैया इस समय अवेयर रहना है। अभी आप लोग 1 महीना अपने को मास्क लगाकर बचाएं और इसके कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाएं। प्रदूषण की मार सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं झेल रहे हैं, दिल्ली से सटे हिस्सों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रदूषण के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रखी हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर हैं और तस्वीरें आप देखेंगे खुद हैरान रह जाएंगे। मात्र 20 मीटर की विजुअलिटी आज रह गई है। स्मोग और फोग ने
आज पूरे गाजियाबाद को अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, विजुअलिटी आप कह सकते हैं 20 मीटर की रह गई है। जो वाहन स्वामी जा भी रहे हैं उनको बेहद परेशानी हो रही है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक है भैया। ऋतिक जी, कोई परेशानी हो रही है? आप निकल रहे हैं आज, बहुत स्मोक और बहुत कोहरा हो रहा है, बहुत जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हो कितना कोहरा हो रहा है। आंखों में जलन भी हो रही है क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। रात बहुत जलन हो रही थी, अब भी हो रही है जलन। लोग बाग परेशान हो रहे हैं ड्यूटी के लिए। आप देख सकते हो कितना कोहरा है। कोहरा है तो आप भी, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कोहरे को देखकर रुक गए हैं। हाँ, मैं 2 जगह रुका हूँ, पीछे भी रुका था और यहाँ पे भी रुक चुका हूँ। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जिंदगी पर ब्रेक सा लग गया है। आम जनता बेहद परेशान है। तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से नेशनल हाईवे 9 है ये, और आप देखेंगे जितने भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं वो अपने हेडलाइट का उपयोग जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज चारों तरफ आपको धुंधी धुंध दिखाई देगी, स्मोक के साथ फोग आज जो है घना देखा गया है। दिल्ली एनसीआर पर खतरा बढ़ा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। क्रैप लागू करने में की गई देरी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी है कि बिना कोर्ट की इजाजत के क्रैप फोर्स से कम की स्टेज होने पर भी इसे हटाया नहीं जाएगा। दिल्ली में हाल ही में चुनाव हैं। सियासी दल लोगों की सांसों पर भी सियासत करने में पीछे नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और दिल्ली वालों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने सुना, रिपोर्ट को देखा, समझा। हम हवा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं। वो जिंदगी जो मिलती बहुत मुश्किल से है, लेकिन देश का सवाल कई सारे खड़े होते हैं। दिल्ली की हवा में फैले जहर के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? पहला सवाल जो कि इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला, केंद्र और आप सरकार की लड़ाई में दिल्ली वाले क्यों पिस रहे हैं? क्या दोनों सरकारें एक साथ एक होकर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर सकती? या फिर फरवरी 2025 ही निशाने पर है जब विधानसभा चुनाव में एक दूसरे से आमना सामना करना है? क्या दिल्ली के ग्रैब के नियम लागू करने में देरी कर दी गई? ये पहले होना चाहिए था, लेकिन देर से हुआ। प्रदूषण से ज्यादा नेताओं को क्या चुनाव की अब चिंता है, आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव की? और क्या दिल्ली अब वाकई राम भरोसे हो गई है, जहां पर लोग जो यहां पर आए हैं वो इस उम्मीद में आए हैं कि जीवन को बेहतर करेंगे, एक ऐसे राजधानी में रहेंगे जो देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में करती है, लेकिन यहां पर सांस लेने के लिए आदमी को खींचना पड़ेगा, अपने फेफड़ों को ताकत लगानी पड़ेगी, और जो कुछ भी शरीर के अंदर जा पाएगा हवा के नाम पर, वो जहर के ज्यादा करीब होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है WHO की, वो उन्होंने कहा है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी, मैं दिल्ली को दिल्ली एनसीआर से अलग नहीं करूंगा, उनका कहना है कि 60 गुना ज्यादा जहरीली है। किस पर इसकी जिम्मेदारी आती है? डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरराम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विकास मित्तल, पल्मोनोलॉजिस्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अनिल सूद जी, पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं कतई नहीं चाहता कि ये चर्चा बहस बनकर खत्म हो और सारी चीजें आरोप प्रत्यारोप में सिमट दी जाएं, लेकिन अपनी बात रखने का सबको बराबर समय दूंगा। उसके बाद अगर आपको किसी के गलती पर इशारा करना है, आप जरूर बताएं, हम चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे गलती सुधारी क्यों नहीं गई और सुधारी कैसे जा सकती है। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगा जो एक्सपर्ट है, जो हालात को समझ रहे हैं। अनिल सूद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, दिल्ली कितनी जहरीली है? दिल्ली का आसपास कितना जहरीला है? अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ये इशारा देता है कि देश की राजधानी में 60 गुना जहर है, तो हम जिए या मरने के लिए कोई जगह ढूंढ लें? सर, ऐसे मरने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्लो पॉइजनिंग तो हमें पिछले 10 साल से इंजेक्ट किया जा रहा है। मैं हर रोज सुनता हूं, कभी कोई कह देता है कि पराली की वजह से पोल्यूशन हो जाता है,
ग्रैब 4 लग गया कि यूरो 3 गाड़ियां बंद हो गई दिल्ली में। आप ग्रैब 10 ले आइए, आप सारी गाड़ियां यूरो 6 वाली गाड़ियां भी बंद कर दें तो दिल्ली का पोल्यूशन नहीं जा सकता, क्योंकि जो पोल्यूशन का मेन सोर्स है उसके ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। सबने सॉफ्ट टारगेट ढूंढा, फार्मर सॉफ्ट टारगेट हो गया, आम आदमी सॉफ्ट टारगेट हो गया, इंस्टीट्यूशनल पोल्यूटर्स की तरफ कोई नहीं देख रहा। दिल्ली में जो प्रदूषण के मेन कारण है वो सबसे पहला दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूंगा, मैं दिल्ली की बात ही नहीं करता। आज राजीव जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। 12 थर्मल पावर प्लांट्स हैं दिल्ली एनसीआर में चारों ओर। एक थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगभग 300 किलोमीटर रेडियस के एरिया को पोल्यूट करता है। उसमें ऐश भी है, PM 2.5 भी है, PM 10 भी है, सॉक्स भी है, नॉक्स भी है और डस्ट भी है। तो आप ये सोचिए कि CPCB और MOEF जो इनको कंसेंट देते हैं टू एस्टेब्लिश और इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, क्या उनको नहीं पता कि इससे कितना पोल्यूशन होगा? दूसरी वजह जो हमारे पोल्यूशन की है वो है तीनों सैनिटरी लैंडफिल्स जिनके आसपास कोई भी CAQM मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं लगा हुआ, जो 24/7 × 365 पोल्यूशन जनरेट करते हैं। तीसरा जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उसके आसपास भी कोई CAQM मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं लगा हुआ। अगर आप तीनों रेलवे स्टेशन की बात करते हैं दिल्ली के, तो उसमें भी जो है कहीं आपको पोल्यूशन की मॉनिटरिंग नजर नहीं आती। अगर आप बस स्टैंड की बात करते हैं, जितने बस स्टैंड है वो भी पोल्यूशन का अपने आप में बहुत बड़ा अड्डा है, वहां भी कोई पोल्यूशन की मॉनिटरिंग नहीं। तीसरा और इसके अलावा जो एक और मेजर सोर्स पोल्यूशन का है वो है एयरपोर्ट। मेरे पास 2011 से लेके 2021 तक का एयरपोर्ट का पोल्यूशन का डाटा है। आधा टाइम तो इनके सेंसर चलते नहीं। आप इमेजिन करेंगे जुलाई 2019 में एयरपोर्ट के ऊपर PM 10 जो था वो 8,821 के ऊपर पहुंच चुका था। माय गॉड। जब मैंने इनसे 22 का डाटा मांगा, 22-23 और 23-24 का डाटा मांगा, तो कहते जी हमने मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिया है। तो सवाल अपने आप में ये उठता है कि ये पॉलिटिशियंस जिनको बार बार बताया जाता है, मैंने हर डिस्कशन में रिक्वेस्ट करी है कि आप इंस्टीट्यूशनल पोल्यूटर्स को देखो, ये ले दे के फिर पराली और उसके डीजल कारों पे चले आते हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ तो आप सब कारों को PUC देते हैं, कहते हैं जी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, फिर आप कहते हो कि हम यूरो 6 पेट्रोल बेच रहे हैं, उसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। फिर आप कारें कैसे बैन कर रहे हो? दिल्ली ना आने वाले ट्रक जो हैं वो एक्सप्रेस पेरिफेरल वे से जाते हैं, तो ट्रकों की आवाजाही भी कम हो गई, तो फिर ये पोल्यूशन कहां से आ रहा है? कभी आपने देखा कि रेलवे का पोल्यूशन कौन असेस कर रहा है? चारों तरफ जो है कोल की मूवमेंट है। जब कोल की मूवमेंट चारों तरफ है, ओपन वैगन में मूवमेंट होती है, तो उससे जो PM 2.5 निकलता है वो कहां जाता है? ट्रेन के पीछे जो डस्ट चलती है वो कहां जाती है? मैं आ रहा हूं, मैं अनिल सूद जी मैं आ रहा हूं, रुक कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। आपने बड़ा आंख खोलने वाली बात सामने रखी। आपका कहना है 2019 में एयरपोर्ट में PM 2.5 8,000 के करीब था। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे जो सर पर बाल होता है दर्शकों, ये जो हमारे सर पर बाल हैं, ये PM 50 है इसका साइज, PM 50। हम परेशान हो रहे हैं PM 2.5 और PM 10 से, पार्टिकुलेट मैटर PM 10 और PM 2.5। हम किस जहर में इस वक्त रह रहे हैं, इसके लिए लड़ने की जरूरत कतई नहीं है। लेकिन अनिल सूद जी ने बहुत बड़ी बातें कही। 12 थर्मल पावर प्लांट 300 किलोमीटर तक ऐश अगर हवा में भेजते हैं, और दिल्ली आजकल ही पॉल्यूशन में आई हो, NCR आई हो, ऐसा नहीं है। शायद ये मौसम का भी इसके पीछे एक साइंस लगती है कि क्यों यहां पर पॉल्यूशन अभी दिख रहा है। खैर मैं बाद में समझूंगा, कई लोगों के पास जाऊंगा। विकास मित्तल पल्मोनोलॉजिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास जी, हम कितना सेहतमंद रह सकते हैं आज के हालात में, और ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये डॉक्टर होने के नाते आपको कितना डराते हैं, आपको अपने लिए कितना डराते हैं कि आप भी इसी माहौल में जी रहे हैं? धन्यवाद शर्मा जी। बेसिकली
जो कल का स्थिति था वो देख के तो बहुत ही डेंजर था, और हम आम जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट भी आए हुए थे, वो भी एक्चुअली उनको भी गले में खराश और आई में इरिटेशन हो रही थी। तो ये तो बहुत ही एक्चुअली कल का जो सिचुएशन था, और जब ये इस क्रॉस जो हजार्डस लेवल और 500 तो अपर लिमिट है उसको बताती है, तो डेंजरस सिचुएशन तो है। हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी ही इस मौसम में बढ़े हुए होते हैं, और इस टाइम पॉल्यूशन की वजह से अपर जो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो सब बहुत ज्यादा आ रही हैं। और जैसे अब ये है कि कुछ हेल्दी पेशेंट्स को भी निमोनिया होता है, पहले होता था तो वो एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो एडमिट हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली अभी इमीडिएटली तो हेल्दी लोगों के लिए घबराने की है, बट दिन प्रतिदिन अगर ये ऐसा ही रहेगा और ऑलमोस्ट 10 साल से ये रह रहा है, तो ये एक मतलब जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं ना, वो जो फिर ठीक नहीं होने वाली, तो ये एक परमानेंट डैमेज हो जाना है हम सबके लंग्स के। तो मतलब ये अपने लिए, अपने पेशेंट्स और पॉपुलेशन के लिए तो है ही, बट अपने बच्चों के लिए हमें बहुत ही एक ये डरावनी सी सिचुएशन लगती है। बिकॉज हम तो जो पेशेंट स्मोक करते हैं और जो स्मोक या लंग डिजीज से हैं उनको देखते हैं, तो वो बहुत ही बुरी, और सांस की बीमारी बहुत ही डेंजरस बीमारियां होती हैं, जिसमें आप सांस तो एक जीने का सबसे वाइटल चीज है, तो आप जी नहीं पाते हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है, ऑक्सीजन का नीड पड़ने लगता है। तो डेंजरस सिचुएशन है बिल्कुल, करंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए। करंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। आप सांस नहीं ले पाते, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आप हांफने लगेंगे, आपको कई सारी दिक्कतें होंगी। इस प्रोग्राम में स्वीकार करते हुए मुझे भी हर्ज नहीं है कि मैं पिछले 1 साल से इस तरीके की समस्या से जूझ रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा मैं काम करता हूं तो मैं थोड़ा सा हांफने लगता हूं। उसके पीछे क्या यही एक वजह है? ये जरूर विकास मित्तल जी के कहने के बाद मुझे लग रहा है, हो सकता है वजह हो। खैर, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अनिल गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अनिल सूद जी को आपने सुना होगा, उन्होंने इशारा इंस्टीट्यूशनल पॉल्यूटर्स की तरफ किया, सैनिटरी लैंडफिल्स की तरफ किया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कोई काम ही नहीं कर रहा है ही नहीं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के बारे में कुछ पता नहीं। एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं उस बारे में कोई रिसर्च नहीं। हम किस तरीके का दिल्ली एनसीआर चाहते हैं, और क्या वाकई इसके लिए लड़ने झगड़ने के लिए ही वक्त बचा है, या कि मिलकर कुछ काम करने की जरूरत लगती है? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा फ्रेम ठीक है, जरा ये बता दीजिए तो। आप एकदम बेहतर दिख रहे हैं सर। जी जी। मुझे लगता है आज जो स्थिति है पर्यावरण की वो बड़ी चिंताजनक है, और खास आज ही नहीं, पिछले 10 सालों से दिल्ली में जो स्थिति है वो बद से बदतर हुई है। अगर मैं इस साल की बात करूं 2024 की, तो 1 जनवरी 2024 मैं आपका फ्रेम एक बार फिर बिगड़ गया है, मैं जरा सा देख लीजिए उसको। मैं ऐसे ही लॉक कर दीजिए इसको। सॉरी जी। ये 1 जनवरी 2024 से अगर मैं बात करूं इस साल की, तो आज तक भी दिल्ली को एक भी दिन अच्छी हवा नहीं मिली। अच्छी हवा की जब मैं बात करता हूं तो बात करता हूं 50 AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दिल्ली में सर्दियों के अलावा अगर आप 50 या 100 AQI देते हैं तो सर्दियों में 200-300 देंगे। मुझे लगता है पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को ठीक करने के लिए एक भी, जिसको कहते हैं प्लांट, काम नहीं किया। ये सिर्फ कॉस्मेटिक काम करते हैं सिस्टम में, और इनका जो हमेशा ये टीवी पे रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर आज तक दिल्ली सरकार ने कोई भी एनवायरमेंटल प्लान नहीं बनाया। बताएं तो बता दें। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को अगर खत्म करने की बात करी तो एक भी सोर्स को खत्म करने की बात नहीं। आपने आपकी रिपोर्ट में दिखाया किस तरीके से स्मोक टावर को कहते हैं कि करीब 1000 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो दिल्ली का एरिया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर, इस हिसाब से तो 14.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में कितने चाहिए, वो भी बंद पड़ा है। 25 करोड़ के करीब लागत लाई। सोर्स अबॉशमेंट स्टडी इन्होंने की, वो भी फेल हो गया इनका। दिल्ली की करीब 28,508 किलोमीटर सड़कें हैं। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, सब जगह गड्ढे हैं, डस्ट हैं, जो मेजर सोर्स है PM 2.5 और 10 का। और दिल्ली का ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो गाड़ी है करीब कहने में औचित्य नहीं है कि करीब
1 करोड़ गाड़ियां करीब घूमती रहती हैं, उनके टायर का घिसना देखिए। दिल्ली में जो बॉटलनेक्स है सड़कों का डिजाइन है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आप अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 8 पैरामीटर आते हैं, उसमें से मोस्टली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉक्स है, सल्फर है, लेड है, ओजोन है, वो रेंज में रहते हैं। पर PM 2.5 और PM 10 वो हमेशा ज्यादा रहता है। उसका रीजन डस्ट है, जो सड़कें खराब हैं, और 3 लैंडफिल साइट की बात ही सच्चाई है, उनकी चौड़ाई बढ़ गई। आप अगर जाके देखिए गाजीपुर पे, बलसवा पे, ओखला पे, इनका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, एक सरप्राइजिंग बात देखिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, उसमें से जो ऐश निकलती है वो खतरनाक श्रेणी में आती है। आज तक उनको डिस्पोजल की साइट नहीं मिली है, वो दिल्ली की लोगों की सांसों में जा रहे हैं। तो ये फेलियर है दिल्ली सरकार का। पराली की बात करें तो इन दिनों बढ़ जाता है। आज भी मैं डाटा चेक कर रहा था, इस सीजन में 10,000 से ज्यादा पराली के इंसिडेंट पंजाब में है, कुछ इंसिडेंट हरियाणा में है। जहां हरियाणा ने पेनलाइजेशन शुरू किया, पंजाब में आज नहीं रुक रहे, कल भी 500 से ज्यादा हुआ, इनके सरकारी आंकड़े कहते हैं। तो पॉल्यूशन को सोर्स पे काम करने की बात नहीं, इनके पास डाटा नहीं है। इनके पास जो सॉलिड वेस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा है, 3100 टन डेली ऐसा जनरेट होता है जिसकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज इनके पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ पर्यावरण को पर्यावरण विशेषज्ञ डील करेंगे, और उसके लिए एक एनवायरमेंटल प्लान होना चाहिए। वो शायद उस पर आज तक काम नहीं और बना ही नहीं है। सर ये बात करेंगे, अभी गोपाल राय जी ने थोड़े दिन पहले कहा ड्रोन से करेंगे। अरे सर, उनको शायद पता नहीं है, ड्रोन से अगर वो छिड़काव करते हैं, मिस्ट जनरेट होती है, सो उससे वेपर जनरेट तो सस्पेंड ही होते हैं, उससे PM 2.5 आता है। एक नहीं, मैं बराबर समय दे दूं डॉक्टर अनिल गुप्ता, मैं बराबर समय दे दूं, लेकिन आपने कहा कि पंजाब में मामले, इधर मामले, मध्य प्रदेश में भी मामले हैं, और मध्य प्रदेश में भी मामले बहुत। मैं आ रहा हूं, मैं सबको दूंगा वक्त, इसलिए मैं इस बातों को सामने रख रहा हूं। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है डॉक्टर अनिल गुप्ता कि दिल्ली के मंत्री को आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती है, कृत्रिम बारिश कराइए, कृत्रिम बारिश के बारे में सोचिए। आता हूं, आगे आता हूं। नहीं, इतना ज्यादा इंतजार क्यों होता है जब मैं जहर में जी रहा हूं? मैं आगे बढ़ता हूं। हरनाम सिंह, नहीं अनिल गुप्ता जी, देखिए अंतहीन मैं और आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वही बता रहा हूं कि मैं कृत्रिम बारिश का एक विकल्प एक्सपर्ट की तरफ से जानता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं और देखता हूं विश्व में, लेकिन उसके बारे में तब तक कोई सोच नहीं होती जब तक कोई चिट्ठी लिखने की बात ना हो। हरनाम सिंह जी, दिल्ली किस हालत में पहुंच गई है, और दिल्ली को इस हालत में बनाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि अब राम भरोसे ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, अगला चुनाव लड़ लिया जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता है? देखिए, दिल्ली के लोग इस वक्त, जो मैं समझ रहा हूं, अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं इन दोनों सरकारों से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र में है, जिसके साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पिछले 10 साल से, जिनका पर्यावरण मंत्री भारत सरकार क्या कर रहे हैं, जिनके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, जिनके जल संसाधन मंत्री क्या कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। और ऐसे ही दिल्ली की जो निकम्मी सरकार है 10 साल में, जो इनके 62 MLA हैं, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, पर्यावरण मंत्री है, और अब तो इनके पास निगम के मेयर है, निगम की सरकार भी है, जिससे कि इन्हें काम करने में और सहूलियत होनी चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, जो हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, कि दिल्ली के बाहर जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, या डस्ट पार्टिकल्स जितना है, या रोड टूटी हुई है, ये सब काम कौन करेगा? और असलियत में कोरोना के बाद हम सब लोगों के जितने फेफड़े थे वो वैसे ही वीक हो गए हैं, अगर विकास मित्तल जी इस पर आगे प्रकाश रखेंगे डॉक्टर साहब। और अभी सर्दियों में इस पोल्यूशन की वजह से उन लंग्स पर इतना असर पड़ रहा है। आप ये समझ लीजिए, जितने युवा आज अगर डेथ केस आ रहे हैं कि हार्ट फेलियर हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये सब ड्यू टू इस पोल्यूशन ही हो रहा है। तो दिल्ली की जनता अपनी जान की गुहार के लिए इनसे मिन्नतें कर रही है सरकारों से कि भैया आप कुछ करिए। 10 साल एक बहुत बड़ा समय है सरकार को करने का। मैं दोनों सरकारों से एक सुझाव कहता हूं, अपना बताता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि दिल्ली में बसेस की कमी है। बसेस की कमी को पूरा करने का काम किसका है? दिल्ली की सरकार का नहीं है। 2010 में हमने कॉमनवेल्थ में 5000 बसें खरीदी थी। आज वो बसें, उनकी मियाद 7 साल थी, वो बसें खत्म होने जा रही हैं। आज दिल्ली में कम से कम 15,000 बसें होनी थी। दिल्ली में कितनी बसें हैं आज? दिल्ली में मेट्रो का जो जाल था, लगभग 300 किलोमीटर कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने बनाया था। आज चौथा, पांचवा, छठा फेज स्टार्ट हो जाना था, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ होता। दिल्ली के जितने रोड हैं वो कितनी बुरी हालात में टूटे हुए हैं, या उनको मैकेनाइज नहीं करी जा रही जो सफाई है, जिससे कि डस्ट उड़ती है। इसको काम करने का किसके पास जिम्मेवारी थी? या जो आप अभी पराली के लिए बात कर रहे हैं, पूसा में आपने एक घोल बनाया था, करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया था एडवर्टाइज पर,
करोड़ों रुपए उस पर एडवर्टाइज पर खर्च किया था, वो घोल कहां पर है आज? ये कनॉट प्लेस में जो 23 करोड़ का जो स्मोक टावर है वो बंद पड़ा है, वो कौन चलाएगा? तो इन सब बातों से ये भाग नहीं सकते। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देख रही है कि वो किस तरीके से चुप कर बैठे हैं, और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी सरकार को भी देख रही है वही कि तो उन्हें क्या हरनाम सिंह करना जी, चाहिए था। वही हरनाम सिंह जी, मैं समय आने पर ही आपको टोक रहा हूं क्योंकि सबको बराबर समय दूंगा। आप कह रहे हैं ये भाग नहीं सकते, मैं कंफ्यूज हूं, कौन नहीं भाग सकता है इस जिम्मेदारी से? कौन भाग रहा है इस जिम्मेदारी से? इन सांसों को कर्ज बनाने की आखिर किसके ऊपर जिम्मेदारी है? या फिर हम सब समीकरण सेट करने में लड़ रहे हैं, कुछ दिन में हम लोग एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, दूसरे को बता रहे होंगे इसने इतना काम नहीं किया, इतना काम नहीं किया, लेकिन तब तक शायद पेशेंट बढ़ चुके होंगे, शायद कुछ उनमें से इस दुनिया में भी ना हो, और क्या पता वजह उनकी प्रदूषण ही रही हो। मेरे साथ इस वक्त पवन शर्मा भी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। पवन, कई सारे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, पराली को लेकर सामने आया है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में या पंजाब में हर जगह अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन पराली जल हर कहीं रही है। इसके पराली चेक करने के लिए कोई बहुत बड़ा अफसरों को काम नहीं करना है, उनको बस जाके खेत को देखना है, पराली के सबूत अपने आप मिल जाते हैं, वो आपको दिख जाएंगे, और उस पर बहस लगातार हो रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अनिल सूद जी यहाँ पर पर्यावरण एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े थे और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, हम किसानों की पराली पर इश्यू बनाकर लड़ते चले जा रहे हैं, आप भी सबूत उसी पर दे रहे हैं। पंजाब ने यह सुधार लिया, इंस्टीट्यूशनल पॉल्यूटर्स जो हैं, जो बड़े हैं, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जाता, उन्होंने जहर बना दिया है। आपको क्या सांस पूरी मिल पा रही है पवन? देखिए राजीव जी, आपने जो मुद्दा उठाया पॉल्यूशन का, वो सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। उत्तर भारत छोड़िए, WHO के अनुसार एशिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में 100 में से 84 शहर तो हमारे देश के हैं। तो मुझे लगता है ये मुद्दा पूरे देश का है। दिल्ली से ज्यादा एक्यूआई हमारे पड़ोसी जो शहर है उनका है, गाजियाबाद का, बुलंदशहर का, फरीदाबाद का, गुरुग्राम का जो एक्यूआई है दिल्ली से ज्यादा है। देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत सारे अलग अलग मेजर्स हैं जो कि पॉल्यूशन को बढ़ाने में अपना अपना योगदान देते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसमें पराली भी है और बाकी सारे पॉइंट्स भी हैं। जब पराली का जब आंकड़े आपने रखे अपने चैनल पे, जब हमारी सरकार बनने से पहले पंजाब में पराली की समस्या थी, हमने 2 साल में पंजाब के अंदर 77% पराली की समस्या पे काबू पाया, समस्याएं कम हुई। और उसी समय पे हरियाणा के अंदर ये CPCB के आंकड़े बताते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 50% पराली की समस्याएं हरियाणा के अंदर बढ़ जाती हैं, और यूपी के अंदर 70% पराली की समस्याएं बढ़ जाती हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 केस आते हैं, पराली की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो दिल्ली की सरकार जब कंट्रोल, मैं ये जानना चाहता हूं कि बाकी सरकार कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि पॉल्यूशन का जो मुद्दा है किसी एक राज्य सरकार का नहीं है, सबका है। सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, सारी सरकारें काम करें। आज देखिए, देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को आपने देखा आज तक कहीं पे? कहीं नहीं देखा। हम उनसे लगातार पूछते हैं, देखिए हम सार्थक बातें करते हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हमको ये बताएं कि भाई दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन तो इनके शहरों में है, तो कोई एक काम बीजेपी ने अपने राज्यों में, अपने शहरों में पॉल्यूशन कंट्रोल अच्छा करने पवन, के लिए एक कर मिनट, लिया पवन मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ, आप जवाब जारी रखिएगा, अभी आपका समय है, मैंने वहीं रोक दिया, अभी 1 मिनट करीब आपको और बोलना है। लेकिन आपने अभी ये कहा कि सबसे ज्यादा तो बाकी जगह पर है, हरियाणा में 1036 मामले हैं। मेरी प्रियंका जी से बात हुई थी, आपकी ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, 1036 मामले हरियाणा से आए हैं पराली के, 1906 मामले आए हैं राजस्थान से, यूपी से 2375, पंजाब से 7626 और मध्य प्रदेश से 8917 जैसा कई एक रिपोर्ट में आया है। लेकिन अगर पंजाब से 7500 मामले अब भी आ रहे हैं तो ये तारीफ की बात नहीं है, ये तारीफ की बात कतई नहीं है। देखिए राजीव जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि 2021 के अंदर पंजाब में 71,000 मामले थे, 71,000, और अगर आज 7,000 पे हम लेके आ गए, इतना हमने डाउनफॉल कर दिया तो हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ मिलकर किया। जब हमारी सरकार कर सकती है पंजाब में, तो हरियाणा में, यूपी तो में, हरियाणा में कम है, मैं वही बता रहा हूं आपको, हरियाणा में 1036 मामले आए हैं। ये मेरी आपकी वरिष्ठ प्रवक्ता से बात हुई है, प्रियंका जी ने ये आंकड़े मुझे भी बताए हैं कि ऐसे ऐसे आंकड़े हैं। मैं इस वक्त आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं जो सांस ले रहा हूं और दिल्ली NCR के सभी जगह जो सांस ले रहे हैं वो इतनी जहरीली सांस ले रहे हैं, हम लड़ने में क्यों लगे हैं सर? अगर ये चीजें हैं तो क्या वाकई आगे बढ़कर
सारी पॉलिटिक्स किनारे कर देते हैं। आइए दिल्ली को तो स्वस्थ करें। मुझे समझ में नहीं आता पवन, ये फॉग कब स्मॉग हो गया पता ही नहीं चला। आज के बच्चे तो फॉग जानते ही नहीं। देखिए राजीव जी, आप जो कह रहे हैं बात सही है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, सांसों का मुद्दा पूरे देश का है। पूरे देश में पोल्यूशन दिल्ली से ज्यादा बहुत सारे शहरों में है। तो मैंने वही कहा कि सारी सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार ग्रैब सिस्टम को लागू कर सकती है, तो आप बताइए भाई, हरियाणा के अंदर तमाम सारे राज्यों के अंदर ग्रैब सिस्टम तो लागू ही नहीं होता ठीक से। भाई जब दिल्ली की सरकार हमसे पूछ रहे हैं, आप एक काम बता दो जो आपकी सरकार ने किसी भी राज्य में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कर लिया हो और दिल्ली की सरकार ने नहीं किया हो। हम तो ऐसे आंकड़े आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लेके आए। भाई दिल्ली के अंदर सारी बसें जो हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है कि इलेक्ट्रिक बसेज हैं, लेकिन आनंद विहार के अंदर आज भी यूपी से डीजल की बसें आती हैं। जब दिल्ली की सरकार इलेक्ट्रिक बसें ला सकती है तो यूपी की सरकार क्यों नहीं लेके आ सकती? जब दिल्ली की सरकार 24 घंटे बिजली देके चैन सेट को खत्म कर सकती है तो बाकी सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब दिल्ली की और पंजाब की सरकार पराली की समस्या का समाधान कर सकती है तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब दिल्ली की सरकार थर्मल पावर प्लांट को बंद कर सकती है तो दिल्ली के बाहर एनसीआर के एरिया में थर्मल पावर प्लांट आज भी चल रहे हैं, उन पे काबू क्यों नहीं हुआ? ईंट के भट्टे 3 से 4 हजार ईंट के भट्टे हैं राजीव जी दिल्ली के आसपास पूरे एनसीआर रीजन में। तो ईंट के भट्टे सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, उस पर रोकथाम कौन लगाएगा? मैं आज ये कह रहा हूं केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार लगातार गुहार लगाती रही है कि दिल्ली सरकार को साइंटिस्ट कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं जिससे कि पोल्यूशन की समस्या पर थोड़ा सा तो कंट्रोल होगा, लेकिन केंद्र सरकार अपने घमंड में अपने अहंकार में ऐसी बैठी हुई है कि दिल्ली सरकार डॉक्टर अनिल गुप्ता मेरे साथ जुड़ जाएं तो मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि केंद्र ने इस सब में क्या किया है। बहुत जल्दी डॉक्टर अनिल गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के हरियाणा में क्या काम किया प्रवक्ता। ठीक है, मैं और नहीं इस तरीके से मैं बहस में नहीं तब्दील करूंगा अपनी चर्चा को। मैं माफी के साथ मैं इसको चर्चा तक रखना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता बताएंगे मुझे केंद्र क्या कर रहा है इस बारे में, लेकिन मैं भी डॉक्टर विकास मित्तल का रुख करूंगा, फिर अनिल सूद जी का रुख करूंगा। डॉक्टर विकास मित्तल, मेडिकल बिल्स जो बढ़ते हैं या मेडिकल जो सप्लाईज जो इफेक्ट करती हैं, अगर अचानक कहीं पर पॉल्यूशन के चलते कोई खास बीमारी पनप जाती है, वो कितना बड़ा खतरा है? क्या लोगों में कोरोना की तरह एक डर नहीं फैलाएगा कि अचानक इस दौर में आकर हमारा बच्चा या हमारा परिवार का कोई शख्स, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात कही, मैं 1 साल से बहुत ज्यादा दौड़ता हूं या चलने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे हांफने लगा हूं। क्या ये पॉल्यूशन की ही वजह से हो रहा है? देखिए, बहुत ही राजीव जी, बहुत ही अच्छे से चर्चा आप जो कर रहे हैं, बहुत ही सही है ये। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी स्टडीज ये पाया गया है कि अगर जैसे कि अगर हम मेडिकल कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें कि भाई अगर डायरेक्ट कॉस्ट हो गई कि हमारा पोल्यूशन से ही कोई बीमारी है, या फिर अब माने कि हार्ट अटैक्स और जो सांस की बीमारियां, लंग कैंसर की बीमारियां जो कि आने वाली हैं, ठीक है, तो उन सबको अगर हम कॉस्ट को देखें तो वो कॉस्ट विल बी मच लेस देन अगर ये जो हम गवर्नमेंट से और चीजों में, गवर्नमेंट इसमें भी तो कॉस्ट लगता है ना, मतलब गवर्नमेंट का, तो ये कॉस्ट इज मच लेस देन द हेल्थ केयर कॉस्ट जो होने वाली है पोल्यूशन की वजह से। सो द सेम वे, जैसे कि कहा जाता है कि जो टोबैको इंडस्ट्री है, अब वो एक ये हमेशा की डिस्कशन रहती है, जो सिगरेट और सिगरेट के होने वाले नुकसान हैं वो जो टबैको के होने वाले रेवेन्यू से मच लेस हैं, तो ये एक तो इटर्नल डिबेट है। तो डेफिनेटली जो डिजीजेस हैं वो आप ये सोचिए कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द कॉस्ट। एक तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर मैंने रखा जो कि यूजुअली एक हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी, आप जब भी एडमिट होते हैं तो आपका लाखों का एक पेशेंट का खर्चा हो जाता है। आईसीयू में एडमिट हो गए तो आपका ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो बहुत खर्चा आता है। और यही नहीं, आपका घर भी डिस्टर्ब हो जाता है, घर से छुट्टी देनी पड़ती है, एब्सेंटिज्म। डॉक्टर विकास मित्तल, आपने एकदम सही बात कही। जब ये पैसा जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आप परेशान होंगे। लेकिन डॉक्टर विकास मित्तल, इस जहर में जो लोग सांस ले रहे हैं, मेरे दर्शकों को आप बताइए, मैं आपको जानबूझकर समय दे रहा हूं क्योंकि मेरे पैनलिस्ट के भी फायदे के लिए बात होगी। ऐसा क्या करें हम घर में कि बाहर निकलें तो ये पॉल्यूशन हमारे शरीर पर कम से कम असर डाले? डॉक्टर विकास मित्तल, कुछ शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, 2-3 क्या करके चलें? देखिए, सिंपल में इसको लॉक कैसे करना है? 3 चीजें बताऊंगा मैं।
एक तो आपका देखिए जो 3 पॉपुलेशन है हमारी, एक तो अनम्यूट करें सारा, प्लीज अनम्यूट करें खुद को। हाँ या जी। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा, 2 तरह की पॉपुलेशन मान लीजिए, एक सेंसिटिव और एक हेल्दी। सेंसिटिव में आ गए बच्चे, बुजुर्ग और जो डिजीज पेशेंट्स हैं जिनको बीमारी है, और हेल्दी। सो सबसे पहली चीज तो जो इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी 4 चीजों का ध्यान दें, अपने खान पान का और पानी का और अपनी नींद का और अपने एक्सरसाइज का। थोड़ा बहुत अपना जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं वो अपना कंटिन्यू रखें, पर घर में करें अभी। और जो चौथी चीज है वो है अपने माइंड का। तो माइंड से भी बड़ा कुछ हम पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ये अच्छा तो हो गए अच्छा जनरल अच्छा, जैसे दोनों के लिए। मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, इस पॉल्यूशन में मुझे पता है 500 का पीएम है, फरीदाबाद में हूं, नोएडा में हूं, दिल्ली में हूं, ऐसा क्या करूं जिससे इसका असर मुझ पर दिन में कम से कम हो मेरे शरीर पर? तो वही मैं नेक्स्ट उसी पे आ रहा था। तो ये तो हो गए जनरल दोनों पॉपुलेशन के लिए। अब हेल्दी पॉपुलेशन के लिए, जो घर से बाहर जो फील्ड वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन, जो भी स्कूटर या टू व्हीलर पे जाते हैं, तो उनको बड़ी सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि अपना जो वाइजर है टू व्हीलर का वो बंद ना करें, बिकॉज, और मास्क लगा के बाहर जाएं। और एक मास्क ऐसा हो जो कि प्रॉपर सील हो और N95 हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रीइनहेल ना करें, उसमें बाहर सांस छोड़ने का एक वेल्व हो। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अपना मॉइस्ट रखें सांस के रास्ते को। और ये तो हो गया हेल्दी पॉपुलेशन के लिए। और जो सेंसिटिव लोग हैं जो घर ही रहते हैं, उनके लिए ये रहेगा कि अपना, अगर वो घर ही है, जैसे बच्चे भी स्कूल बंद हो गए, तो जितना हो सके अगर घर पे बंद रह रहे हैं, तो फिर एयर प्यूरिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। रेस्ट जो डिजीज पीपल है वो अपनी दवा को जरूर ध्यान दें, दवा को पहले ही डॉक्टर से मिल लें, जिससे कि आप की डिजीज वर्स ना हो जाए। बिकॉज पोल्यूशन के रहते वो सडनली वर्स हो सकती है और फिर आपका हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। डॉक्टर विकास मित्तल जो बातें बता रहे थे, ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से गरारे करना भी एक बहुत अच्छा उपाय होगा। अगर आपके गले में इस तरीके का खराश आपको महसूस होती है, नमक के पानी के गरारे कर लें। लेकिन नमक के गरारे के अलावा अगर एक जल नीति होती है जिसमें या जो नमक के पानी का नाक से अगर हम स्प्रे कर लें नमक के पानी का, तो उसको जल नीति भी कहते हैं। अगर आप सीख सकते हैं किसी से, या फिर एक नाक के सेलाइन स्प्रेज आते हैं, वो बहुत अच्छा हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। सबसे आसान जनता के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक तबका है, वो N95 तक जाने की सोच नहीं सकता। कई बार दिक्कतें होती है, 200-250 रुपए कमा रहा है, लेकिन वो गरारे करे, पानी से अपने को बचाए, क्योंकि सरकार तो खुद को बचाने में लगी रहेंगी। क्या करूं? ये सवाल हैं और ये सवाल सच भी हैं। अनिल सूद, मैं इससे पहले कि अनिल गुप्ता जी का रुख करूं, आप मुझे ये बताएं, इंस्टीट्यूशनल पॉल्यूटर्स की आपने बात उठाई, और ये बात अभी पवन शर्मा भी उठा रहे थे कि हमने तो पावर प्लांट बंद कर दिए, बीजेपी ने लगातार चालू किए हुए हैं। ये राजनीति किनारे रखता हूं, कितना खतरनाक है और क्या कोई इसका ऑप्शन है? क्योंकि अगर पावर प्लांट हटते हैं तो उसका असर हमारी जरूरतों पर पड़ता है। क्या वो जरूरतें किसी और तरीके से पूरी हो सकती हैं, अनिल सूद जी? सर, ऐसे है कि पावर प्लांट्स को FGD इक्विपमेंट लगाने थे और 2024 तक लगाने थे। उसकी एक्सटेंशन 2027 तक कर दी गई है। बहुत से पावर प्लांट ऐसे हैं जिनको बंद हो जाना चाहिए था, जिनकी एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद करने से मना कर दिया। और आप ये देखिए कि ईवीज जिसकी हम बात करते हैं कि ईवी जो है, हम सॉल्यूशन है एक पोल्यूशन के अगेंस्ट, हम वो पोल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं, हम पोल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ईवी के लिए भी तो पावर चाहिए और 80% तो थर्मल पावर है। और जब 80% थर्मल पावर आएगी तो दिल्ली की बजाय पोल्यूशन सोनीपत में चला जाएगा। तो हम पोल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चिड़िया हमारे पूरे NCR में नहीं है। 2017 में इनको लगभग 11,000 बसें चाहिए थी, तब भी इनके पास 5,000 बसें थी। आज इनको 17,000 बसें चाहिए, तो भी इनके पास 5,000 बसें हैं। तो कुल मिला के हम किसी भी डायरेक्शन में आगे मूव नहीं कर पाए एज अ NCR, एज अ नेशन, क्योंकि
पोल्यूशन हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। कोई रिलीजियस लेके बैठा हुआ है, कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। मैं आपको बड़ी छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पराली का प्रदूषण क्यों नहीं मैटर करता। अगर आप देखें खेत में पराली जलती है तो क्या वो इतनी फोर्स से जलती है कि उसका धुआं और डस्ट जो है वो 100 मीटर ऊंचा चला जाएगा? और गाड़ी का साइलेंसर आपका 2.5 फीट की ऊंचाई पे है, तो गाड़ी का धुआं क्या इतनी फोर्स से निकलेगा कि वो 100 मीटर ऊंचा चला जाएगा और फिर शाम को मॉइस्चर के साथ नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं। ये सब डाइवर्शन के टैक्टिक्स हैं। CAQM को मैं 4 बार लिख चुका हूं, उनको मैं डेटा दे चुका हूं कि ये रहे पोल्यूशन के सोर्स। आप बताइए इस पे क्या एक्शन ले रहे हैं? आज तक कोई जवाब नहीं है। चलिए, क्या हमारे साइंटिस्ट जो हैं CPCB में साइंटिस्ट मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो बातें अभी तक रखी हैं वो बातें मेरी तो आंखें खोल रही हैं। ये फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स पर चर्चा अब तक नहीं होती थी। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता को इस वक्त चर्चा में लाना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आप उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो देश की केंद्र सरकार में है। यहां पर क्या वाकई अगर अनिल सूद इस बात को कहते हैं पर्यावरण एक्सपर्ट के तौर पर, तो आपको क्या लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि हमारी किसी भी सरकार में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल नहीं है कि उसने प्रदूषण को अपने मैनिफेस्टो में हिस्सा दिया हो? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा, जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं सूद साहब को सुन रहा था, मुझे 2-3 चीजें बड़ी अचंभे लगी। पराली, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। दिल्ली से अमृतसर चले जाइए बाई एयर, छोटे एयरक्राफ्ट में, आपको पूरे रूट पे स्मोक मिलेगा। जो कल का डाटा है पंजाब सरकार का, वो 10,000 इंसिडेंट, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए आप, 10,000 से ज्यादा इंसिडेंट कल रात तक हो चुके हैं, उनके डेली बढ़ रहे हैं। 18.5 लाख हेक्टेयर का बर्निंग आया है। जब वो कलेक्शन होती हैं और हवाएं जो हमारी हैं हिमालय से नीचे को बहती हैं, ये समझ लीजिए। और 1/3 सोर्स सर्दियों में क्यों आता है, गर्मियों में क्यों नहीं आता? क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी है। ई बसेस की बात की, 10,000 से ज्यादा बसेस होनी थी। 1700 ई बसेस केंद्र सरकार ने फेम 2 के तहत दिल्ली को दी है। फेम 2 के अलावा एक भी बस दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने आर्टिफिशियल नहीं खरीदी है। पराली मैनेजमेंट के लिए 3,333 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। 1.5 लाख मशीनें पंजाब सरकार के गोदाम में पड़ती हैं जो किसानों को देते, तो उसका मैनेजमेंट हो जाता। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करीब 38.22 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिए लास्ट ईयर, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है। इन्होंने खर्च करे 10,77 लाख रुपए। मैंने पहले भी कहा है, आज तक इन्होंने एनवायरमेंटल प्लान नहीं बनाया। अब ये क्लाउड सीडिंग की बात कर रही थी। अब दिल्ली का 1484 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है, ये बता दीजिए किस मॉनिटरिंग स्टेशन के पास ये AQI को ठीक करना चाहते हैं। एक चीज मुझे अजीब लगी, अभी एक वक्ता कह रहे थे कि PM 2.5 8,000। मैंने तो आज तक, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं PM 2.5 8,000। ऐसे ही चैनल पे आके जी सर, मैं इंटरवेट नहीं करा था, तो आप मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। PM 2.5 8,000 कहाँ से सिस्टम में, कहाँ कौन सी मशीन पे काउंट होता है? मैंने तो नहीं सुना आज तक वर्ल्ड नहीं रहा। अगर AQI हमारा 999 हो जाता है तो उसको रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में केस स्टडी होता है और हर साल दिल्ली को तमगा मिलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार मुझे एक चीज बता दे कि 10 साल में सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इन्होंने ये काम किया। अभी इन्होंने ड्रोन उड़ाने की बात करी, बता दीजिए क्या वो स्मोक बढ़ेगी, क्या होगी? फिर मैं कहता हूं, आप AQI के 8 के 8 पैरामीटर चेक कीजिए। नहीं, आपने ये जो 3 साइट हैं, अब ये बताइए जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उससे जो सैकड़ों टन ऐश जनरेट हो रही है, वो हैजार्डियस होती हैं। अभी तक उसके लिए साइट नहीं बनाई इन्होंने। वो जो आप फ्रेंड्स कॉलोनी, सुखदेव विहार, ओखला की साइड से देखिए उनके क्या हाल होता है। 3 जो इनके डंपिंग ग्राउंड हैं,
ये डंपिंग ग्राउंड है, लैंडफिल साइट नहीं है, साइंटिफिकली नहीं बनी, ना ओखला की बनी, ना गाजीपुर की बनी और ना भलेसवा की बनी। डॉक्टर गुप्ता, क्या मिलजुल कर खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि सांस जहरीली हम सबके लिए, आपके लिए भी। आप बात रोक देते हैं मेरी, मैंने पहले भी निवेदन किया, पूरी करके फिर आप जवाब पूछ लीजिए। ये तीनों की साइड पे आप अपना कैमरा लेके जाइए, चौड़ाई बढ़ गई है, वहां पर देखिए क्या है। दिल्ली एक ऐसा शहर है पूरे देश के अंदर जहां पर ऑफिशियली सड़कों पर कंस्ट्रक्शन वेस्ट आपको पड़ा मिल जाएगा, ऑफिशियली पीडब्ल्यूडी, और ये इसमें को वहां पर कैसे करते हैं, वहां पर PM 2.10 कैसे जनरेट हो जाएगा? तो ये करना धरना कुछ नहीं है। ठीक, और मुझे लगता है सिस्टम में आप इनको नहीं ठीक है, नहीं मैं रोकूंगा क्योंकि मैंने आपको समय दिया। पवन नहीं समय दिया तो ठीक है, पर ऐसे बीच में नहीं पवन शर्मा आरोप ये है, ठीक नहीं है, मैं भी रोकूंगा। पवन शर्मा आरोप ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया है और आप लोगों को बस तक केंद्र ने दी है और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। राजीव जी कैसे रोक सकते हैं ये बीच में? पवन शर्मा ये बीच में कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं? ठीक है पवन, ठीक है डॉक्टर गुप्ता, पवन शर्मा क्या किया आपने? मैं आ रहा हूँ अनिल सूद जी आपके पास। इनकी झूठ पकड़ी जाती है। पवन शर्मा इनके पास जवाब होता नहीं है, पागल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। नॉन टेक्निकल आदमी को आपने पर्यावरण बना दिया है। अरे नॉन टेक्निकल, अरे राजीव जी अगर इनको चुप कर लीजिए, इनका 62 छोड़िए, मैं यहाँ पे आया डिबेट करने आया। अगर झूठ बोलोगे तो भाषण सुनना पड़ेगा, झूठ मत बोलिए। ठीक है अनिल सूद जी वो 8,000 का PM 2.5 जरा साफ कर दीजिए, कैसे मिला आपको? हाँ आ रहा हूँ पवन जी जरा। अनिल सूद जी 8,000 का 8,000 का। सर अगर आप अभी डाटा, मैं आपसे डाटा शेयर करता हूं, ये DPCC की रिपोर्ट है जुलाई 2019 की। एयरपोर्ट के ऊपर PM 10 कोर्स 1500 से लेके 8,821 है। मैं अभी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप अपने चैनल पे दिखा सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिए। डाटा सही है आपका, मेरे पास सेम डाटा है। पूरे विश्व को जानने का अधिकार है कि 8,000 PM 2.5 कहां से आ गया। आप अभी स्क्रीन पे लाइव कीजिए, आप बताइए ना, झूठ मत बोलिए। अरे आप DPCC आप DPCC से पूछिए ये आज DPCC से भी ये आप शेयर कीजिए नेशनल चैनल पे। पवन बोलिए, पवन अब आप बोलिए। पवन इस तरह की डिबेट नहीं होती है, मुझे लगता है कि एक्सपर्ट लोग बैठे हुए जी। आप झूठ मत बोलिए। अरे यार मुझे मत समझाओ यार, मुझे मत समझाओ, मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ राजीव जी। देखिए पवन आप बोलिए, मैंने आपको बोलने को कहा है, पवन बोलिए। आप बीच में क्यों टोकेंगे? पवन जी प्लीज आप बोलिए, अपनी बात रखिए। डॉक्टर गुप्ता ने अपनी बात कह दी। भाजपा के लोगों से मैं सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि आपने अपने राज्यों में जहाँ के पॉल्यूशन दिल्ली से ज्यादा है वहां पे कंट्रोल करने के लिए आपने कोई काम कर लिया हो और हमारी सरकार ने नहीं किया हो। आप राजस्थान का ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करता हूँ मैं, जिसको जानकारी ना नहीं अच्छा एक बात, चलिए ठीक है मैं हरनाम ठीक है, हम लड़ते रहेंगे, ज्यादा बेहतर। हरनाम सिंह आप बोलें, ये आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे। हरनाम सिंह जी मिलजुल कर कुछ हो सकता है क्या? मिलजुल कर कुछ हो सकता है क्या हरनाम सिंह जी? इन्होंने आज तक नहीं बताया पंजाब का धुआं। मेरी मजबूरी है कि मैं चर्चाओं को बहस में तब्दील होते और बहस को चौराहे पर ले जाते हुए देखता हूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी कहीं और थी। मैं उम्मीद करूंगा कि सब एकजुट होकर मिलेंगे। ये सांसें उन नेताओं की भी हैं जो पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सांसें उन लोगों की भी हैं जो कि जगह जगह अलग अलग जगह रहकर इन सांसों के जरिए अपनी जिंदगी आगे चलाते हैं, लेकिन ये सांसें घुट रही हैं। हमें फरवरी 2025 का इंतजार क्यों है, जब चुनाव आएगा और हम जनता तक ये बता पाएंगे कि इसने ये नहीं किया बनिस्बत इसके कि हमने क्या किया या हमने मिलजुल कर क्या किया। जो स्थिति इस वक्त दिल्ली में है दर्शकों, वो काफी गंभीर है। केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR बहुत बुरी स्थिति में है। इसे मानना होगा, इसे यकीन करना होगा कि हमारे बाल का साइज PM 50 होता है और PM 2.5 और PM 10 हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। मेडिकल बिल बढ़ रहे हैं,
गरीब अपने घर में एयर प्यूरिफायर कहां से लाएगा, ये सोच सोच कर मारा जा रहा है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप